आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमित सर में। मैं मैथ के प्रश्नों को लेके आया हूँ, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को केवल। आज की वीडियो में मैं सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताऊँगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि सवाल को एक एक सवाल को हल करके मैं समझाऊँ ताकि आप समझ सको। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख के यदि आप समझ जाते हैं कि किस चैप्टर से है तो आप सवाल को कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखते ही नहीं समझ पाते हैं कि किस चैप्टर का है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। इसको आप लोग पढ़े होंगे लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। यह है वाई अक्ष, ये है वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष। एक्स है, ये वाई है, इधर प्लस रहता है और प्लस, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज चतुर्थांश का निर्धारण होता है तो पहला में केवल प्लस और प्लस रहता है, इधर माइनस रहता है, इधर सब माइनस माइनस रहता है, इधर सब प्लस प्लस रहता है। तो इसमें पहले एक्स पर देखते हैं माइनस है और फिर प्लस है। तो द्वितीय चतुर्थांश में पहले माइनस फिर प्लस। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि पहले माइनस है फिर प्लस है, और तृतीय में आएंगे तो इधर भी माइनस माइनस चलता है, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों में माइनस रहेगा तो तृतीय चतुर्थांश का होगा। इधर देखते हैं इधर प्लस चलता है, इधर माइनस ही चलता है, तो इधर प्लस फिर माइनस, तो प्लस और माइनस रहेगा तो किस चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में। प्रश्न में देखना है कि बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में है। तो पहले माइनस है फिर प्लस है, तो हम द्वितीय चतुर्थांश में देख रहे हैं कि पहले माइनस है फिर प्लस है, इसलिए इसका आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश। बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछ रहा है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, दिखाई ऑप्शन पूरा नहीं दे रहा है, ऑप्शन पूरा दिखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं है, √5 भी परिमेय संख्या नहीं है, और √6 भी परिमेय संख्या नहीं है। ये 2/√3 √3, ये √3 से √3 कट जाएगा, 2/1 बचेगा। यह जो है परिमेय संख्या है, इसलिए दूसरा का आंसर होगा ये, और पहला का बी और दूसरा का सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक द्विघात समीकरण का घात होगा, तो नाम से ही स्पष्ट है। द्विघात उसे कहते हैं जिसका घात जो है धनात्मक पूर्णांक 2 होता है, पॉजिटिव होगा और 2 होगा, तो ऑप्शन में ए है। अगला प्रश्न है कि sin² 45 डिग्री + cos² 45 डिग्री का मान निम्न में से कौन है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, तो मान नहीं भरेंगे। अगर 45 डिग्री के बदले कुछ भी दे दे तो फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1। ये जो थीटा है यहाँ दोनों जगह थीटा ही है, इस थीटा के जगह पर दोनों जगह कुछ भी मान हो, कोई भी मान हो, लेकिन दोनों जगह बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि 5-5 डिग्री दोनों जगह दे दे तब भी 1 होगा, अगर 1,000 डिग्री दोनों जगह दे दे तब भी 1 ही होगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1। अगर मान भी भरेंगे sin² 45 डिग्री का cos 45 डिग्री का मान भर के स्क्वायर करके जोड़ेंगे फिर भी 1 ही आएगा, तो मान नहीं भरना है। याद रखना है कि sin² 45 डिग्री यानी कि sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1।
इसलिए चौथा का आंसर होगा बी, तीसरा का ए। आते हैं पांचवा प्रश्न पे, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो अगर किसी घटना की प्रायिकता हम 5 बार निकालें, 10 बार निकालें, 1000 बार निकालें, लाख बार निकालें, कितना ही बार निकालें और सबका जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू जो है कितना आता है, सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए अधिकतम मान 1 होता है। पाई क्या है, पाई है 1, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका आंसर होगा सी। अगर पाई के बदले उसका मान दे दे 22/7 क्या है, तो 22/7 परिमेय है, लेकिन केवल पाई पूछेगा तो पाई अपरिमेय है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्रश्न लगभग हर बार एग्जाम में आता है। दोनों ही 5वां और 6वां इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आते हैं 7वें प्रश्न पे, बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक है। 7वें प्रश्न पे हम विचार करेंगे। x² + 2x + 1 शून्यक निकालना है तो इक्वल टू 0 मान लेते हैं। x², 2x को हम लिख सकते हैं x + x + 1 इक्वल टू 0। इसमें कुछ कॉमन है तो x मान लेते हैं, x दोनों में है इसलिए x कॉमन ले रहे हैं। स्क्वायर है यहाँ पे तो 1 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, x पूरा का पूरा यहाँ आ गया है तो 1 बचेगा। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख के इसको जेम करते हैं हम लिख देंगे। दोनों जगह x + 1 ब्रैकेट में इक्वल आना चाहिए, x + 1 और फिर से बच जाएगा x + 1 इक्वल टू 0। अब x + 1 यहाँ भी, x + 1 यहाँ भी, तो x + 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, -1। जो ऑप्शन में होगा -1 उस पर हम टिक कर देंगे। 7 का आंसर हो जाएगा बी। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर एक वृत्त पर कह रहा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो इसका आंसर होगा अनंत। अगर यही प्रश्न पूछता कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो इसका आंसर होता है 2। लेकिन प्रश्न को समझिए आप, प्रश्न पूछा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो अनंत होगी। इस प्रश्न को पूछता कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो इसका आंसर होता केवल 2, ये आंसर होता। लेकिन केवल वृत्त पे पूछा है, बाहरी बिंदु नहीं कहा है, तो इसका आंसर होगा सी, अनंत। आंकड़ा 24, 9वां प्रश्न पे, आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। रेंज पूछ रहा है परिसर, तो परिसर के लिए सबसे छोटी संख्या इसमें चुनेंगे 9 है, सबसे बड़ी संख्या 30 है। तो हम परिसर के लिए सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं, तो 30 में से 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो 21 है बी नंबर ऑप्शन में, इसका आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दसवां प्रश्न है कि sin 90 - थीटा। तो sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा, ये फार्मूला है। 11वां प्रश्न है किसी घटना ए के लिए PE + PE', पी का मतलब वो होता है किसी घटना घटने की प्रायिकता, और PE' का मतलब होता है किसी घटना नहीं घटने की प्रायिकता। तो कोई घटना घटी हो और कोई घटना नहीं घटी हो, उसी आंकड़े से तो दोनों का जब योग करेंगे, सम करेंगे, तो उसका मान जो होता है 1 होता है। इसलिए इसका आंसर होगा, इसका सी होगा और इसका बी होगा। किसी घटना घटने की प्रायिकता और किसी घटना न घटने की प्रायिकता, दोनों का सम जो है जोड़
1 के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विद्यार्थी सब क्या करता है, प्रश्न पत्र को देखते ही घबरा जाता है। अरे बुर्बक, घबराने से थोड़ी होगा, घबराओ नहीं, जो तुम पढ़े हो उसी से आता है एग्ज़ाम में। ये नहीं कि तुम पढ़ के गए हो 10 का सिलेबस और पूछेगा 11वीं 12वीं BSc MSc से पूछेगा। पता नहीं कंसंट्रेशन तुम लोग खो देते हो जाते हो। तो आराम से बैठो एग्ज़ाम में और प्रश्न को गंभीरता से पढ़ो समझो। कोई एग्ज़ाम हॉल में तुमसे क्या कह रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, उससे क्या मतलब है। तुम पढ़ के गए हो, कंसंट्रेट हो जाओ, पढ़ो समझो। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ जाओ, पूरा पढ़ जाओ, हल्का हल्का मार्क कर लो कि ये प्रश्न हम कंफर्म है बन जाएगा, तो ही OMR में रंगो उतने नंबर को। 100 में से तो कोई 50 करना है। तो एक बार जब तुम पढ़ जाओगे ऊपर से नीचे तक, तो हमारे ख्याल से जब हमारे वीडियो देखे होगे, मैथ हुआ या साइंस किया, सोशल साइंस, हिंदी, जो भी हम डाले हैं, ज़्यादा मैथ का ही डाले हैं और साइंस का, तो जो देखे होगे उसमें तो हम निश्चित कर रहे हैं कि अगर साइंस का हमारा जितना मॉडल पेपर हम डाले हैं वो पढ़ के गए होगे तो निश्चित ही 80 में 40 तुम कर लोगे। एकदम 100% गारंटी है कि 80 में 40 कर ही लोगे तुम। और मैथ का वीडियो देख के जाओगे तो निश्चित ही अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से कोई 50 करना है, तो एकदम आराम से कोई 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। 50 नहीं होता है, 40 ही होता है। तो जो पहले कंफर्म है उसी को टिक कर लो हल्के हल्के क्वेश्चन पेपर पे, और तब जाकर के OMR में भरो, सही सही रंगो, क्योंकि वाइटनर नहीं लगाना है, कट पिट नहीं करना है। आते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है, जो आंकड़ा दिया हुआ है 9 10 11 9 10 11 11 5 7 6, इसका बहुलक पूछा है। बहुलक क्या है, तो बहुलक आंकड़ों का वही होगा जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा, ज़्यादा बार आया होगा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 11 3 बार आया है, बाकी 10 भी 2 बार है, 9 भी 2 बार है। तो जो संख्या ज़्यादा बार आया है वही बहुलक है, इसका आंसर होगा 11। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद, ये पहला बहुपद है क्योंकि इसका घात जो है धनात्मक पूर्णांक है। बी नंबर भी बहुपद है क्योंकि इसका घात धनात्मक पूर्णांक है। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि बहुपद मतलब जिसमें बहुत से पद हो। अरे बुर्बक, बहुत से पद वाला थोड़ी होता है बहुपद। बहुपद में जो उसका चर मान होता है x y z, उसका घात धनात्मक होना चाहिए तो ही बहुपद होगा। अधिकांश ट्यूशन में जो पढ़ाने वाले हैं वो भी पढ़ा देते हैं कि बहुपद जिसमें बहुत से पद होता है उसको बहुपद कहते हैं। एक बिल्कुल गलत है। बहुपद जो चर घातांकी पद है, चर वाले जो है x और y z का मान, उसका जो घात है धनात्मक होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। धनात्मक होना चाहिए, कुछ भी का मतलब नहीं, मतलब धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस में होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर भले प्लस में है, अगर बटा में दे दिया 1/2 भिन्नात्मक है या रूट में है तो वो बहुपद नहीं होगा। अब तीसरा में देखिए कि ये 3x का पावर 5 है और x का पावर 1/2 है। ये जो है पावर भिन्नात्मक है, भले धनात्मक है लेकिन भिन्नात्मक है, पॉजिटिव है लेकिन फ्रैक्शनल है, इसलिए यही बहुपद नहीं होगा। सी इसका भी आंसर होगा। तो 12 का सी और 13 का भी सी। साइन 35 डिग्री बट्टा कॉस 55 डिग्री का मान होगा। जब हम देखते हैं कि ये ऊपर और नीचे वाले को जोड़ते हैं, दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो जाता है, तो समझते हैं कि ये कटेगा, इसका मान 1 होगा। तो किसी एक को तोड़ देंगे, साइन 35 को तोड़ देंगे तो कॉस 55 के बराबर आएगा और कट करके 1 हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो उसका अधिकांश आंसर 1 ही होता है। अब है 15वां प्रश्न, AP -3 -12 2 डॉट डॉट का 11वां पद है। तो A हो गया -3, D हो गया, D के लिए हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, -1/2 में से हम -3 घटाते हैं,
-1/2 प्लस 3, यानी कि 3 दूना 6 में से 1 का आएगा -5/2, डी हो जाएगा -5/2, डी निकल गया। अब 11वां पद पूछ रहा है, तो 11वां पद के लिए फॉर्मूला होगा a + 10d। ए है -3 और 10d है -5/2, कट जाएगा, 2 बचे 10, यानी कि -3 अब प्लस माइनस माइनस बचा 25, -3 और -25, ये माइनस नहीं, ये प्लस में 5/2 होगा, माइनस में नहीं आएगा, हल नहीं किए थे। तो यहाँ +25 होगा, तो -3 और +25, यानी कि 25 में से 3 लेस होगा, घटेगा, तो कितना हो जाएगा 22, धनात्मक पॉजिटिव 22 होगा, ना कि निगेटिव 22। 15 का ए और 14 का सी। 16वां प्रश्न है, बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल। तो ये द्विघात बहुपद है, इसके 2 मूल होते हैं अल्फा और बीटा, तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, फॉर्मूला होता है c/a। c है 1 और a है 4, 1/4 प्लस में, तो इसका आंसर होगा बी। एपी का पहला पद a और सार्वंतर डी है। 17वां प्रश्न में पहला पद ए, सार्वंतर डी और nवां पद का योग। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। ये फार्मूला है डायरेक्ट, तो nवां पद का योग का फार्मूला हो जाएगा डी में जो ऑप्शन है वही, 17 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1/√3 बराबर है, किसका मान 1/√3 होता है। तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, 33 डिग्री का मान 1/√3 होता है। सही आंसर होगा बी। 19वां प्रश्न है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। याद रखिएगा, क्योंकि गोला का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr², तो अर्धगोला का आप लोग ये मत समझिएगा कि उसका आधा 2π होगा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, यदि √2 cos थीटा बराबर 1, √2 cos थीटा बराबर 1, इसलिए cos थीटा बराबर 1/√2। तो cos में किसका मान 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। 20 का बी होगा, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² - 3x + 5 के मूल हों तो 1/α और 1/बीटा का मान निकालना है। तो 1/α + 1/बीटा, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा, यानी बीटा प्लस अल्फा होगा, लेकिन उसको अल्फा प्लस बीटा हम लिख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग, तो मूलों का योग कितना होगा -b/a, तो -3, a 1 है, अल्फा इंटू बीटा c/a 5/1, 1 1 कैंसिल, 3/5, 3/5 जिसमें होगा वही आंसर होगा, 3/5 है इसका बी था। बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न पे। बाईसवां प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर हों तो द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या होगा। जब मूल बराबर होते हैं तो d = 0 होता है। कैसे 0 होता है, तो फार्मूला से ही, यानी कि b² - 4ac = 0 होता है।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कहते हैं। इसका आंसर होगा ए। कार्तीय तल में किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान, तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, तो -4 जो है इसका कोटि होगा। आंसर होगा ए। 22 का भी है और 23 का भी है। अब पढ़ते हैं 24वें प्रश्न पे। 24वां प्रश्न है, किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC का एक समकोण है जिसका B 90 डिग्री है, A 40 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो बाकी तीसरा निकालना होगा, तो दोनों को जोड़ के हम घटा लेंगे। 90 + 40 यानी कि 180, 90 40 से 130, 180 में से 130 गया 50 डिग्री। फिर इसका आंसर होगा 50 डिग्री, इसका ए था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 26 नंबर पे। छब्बीसवां प्रश्न है कि tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री बराबर डॉट डॉट। तो देखिए 65 और 25 का, 65 और 25 का जो योग है 90 और 20 70 का योग है 90। तो दो को तोड़ देते हैं, दो को छोड़ देते हैं। tan 25 छोड़ देंगे, tan 20 छोड़ देंगे, और tan 65 को हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा cot 25, और tan 70 को जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा cot 20। तो tan 25 इंटू cot 25 1, और tan 20 इंटू cot 20 इंटू 1, यानी कि 1 गुणे 1 बराबर 1। आंसर 1 जिसमें होगा उसी को टिक करेंगे। हो गया बी नंबर। अब 27वां प्रश्न है कि त्रिभुज ABC तथा PQR में दिया गया है। एक हम ABC बना लेते हैं, एक PQR। ABC PQR बना लेते हैं। फिर से बना लेते हैं, एक एक ABC PQR। इसमें कहा है कि AB बटा PQ, तो AB जो है PQ का बटा है, ठीक है, और BC जो है RP है, R और P। तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण P पड़ रहा है और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण B पड़ रहा है, इसीलिए B और P बराबर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कोण B बराबर कोण P, डी नंबर में है। अब है 28वां, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वह होती है जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से न विभाजित हो। तो इसका आंसर होगा C, बाकी सबके 2 से अधिक गुणनखंड है। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। ये प्रश्न है 1 + cot स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + cot स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर बराबर इतना बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो cos को हम लिख सकते हैं 1 बटा sin स्क्वायर थीटा, sec को 1 बटा cos स्क्वायर थीटा। cos जाएगा ऊपर, sin आ जाएगा नीचे, यानी कि cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। तो cos बटा sin कितना होता है cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर किस में ऑप्शन है, डी में। पहला में tan है, दूसरा में sec है, तीसरा में cosec है, डी में cot है। आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है।
यानी कि वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। पाई दोनों तरफ कट जाएगा, 2r, r² को हम लिख सकते हैं r गुणे r, r से r कट जाएगा, r बराबर 2, r कितना निकल गया 2 मात्रक। अगला प्रश्न पूछा है कि बिंदु A 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 - 0 का स्क्वायर, क्योंकि 0 0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, और 3 - 0 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, √13 किस में है, सी में, इसीलिए इनका सी हो जाएगा, 30 का बी और 31 का सी। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 15 LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल। तो सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा, यानी कि HCF गुणे LCM। तो 15 गुणे 90, 15 90 90, तो 15 9 135 और एक 0, कितने नंबर ऑप्शन में है, सी में, सी आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि 2θ = 60 डिग्री तो साइन थीटा, 2θ = 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/2, 30 डिग्री हो गया। थीटा का मान 30 डिग्री, तो इसलिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। किस ऑप्शन में है, बी नंबर में, इसका बी हो जाएगा, इसका सी है। ये प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्नों को देख करके स्टूडेंट घबरा जाते हैं। जब ज्यामिति में घुसेंगे स्टूडेंट्स, तो ज्यामिति के प्रश्नों को देखते ही पता ना उनके सामने भूत नाचने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग देखिए गौर से कि PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से जब स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो PA यदि 8 है, PA यदि 8 है तो PB भी 8 ही होगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा। कितना आराम से बन गया, बस थ्योरी को जानना चाहिए। 35वां प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल होगा। दो रेखाएं हैं, उनका हल प्रतिच्छेदी है, यानी कि एक दूसरे को काट रही हैं। तो काट रही हैं तो एक ही जगह ना काट रही है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा, 1 हल होगा। 36वां प्रश्न है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव रहता है। तो संगत भुजाओं में समान कोणिक है, तो संगत भुजाओं वाला जो प्रमेय दिया था उसमें थेल्स ने दिया था। जब भी संगत भुजाओं का जिक्र होगा और अनुपात का, तो समझ जाएंगे कि वो थेल्स वाला थ्योरम है। तो इसका जो कथन था थेल्स ने बताया था, आंसर सी होगा। 37वां प्रश्न, एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, डी आंसर होगा। याद रखना है कि सम्मुख कोणों का योग, सभी कोणों का नहीं पूछा है, सम्मुख कोणों यानी आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग जो है 180 होता है। दो गोले के आयतन का अनुपात 125:27 हो तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए, आयतन का अनुपात 125:27 है, तो त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3, क्योंकि 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27। तो त्रिज्या का अनुपात जो हो गया वो 5:3 हो गया। लेकिन यहाँ पूछा है कि क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात के लिए हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25:9 किस में है, बी नंबर में, इसका आंसर हो जाएगा बी। बस थ्योरी समझेंगे तो आराम से बन जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, cos थीटा बराबर x तो sec थीटा, तो cos का उल्टा sec होता है, तो
कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा होता है, यानी कि 1/cos थीटा का मान x, तो 1/x डी नंबर में है, इसका ये है। बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। चालीस नंबर प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A बराबर A24 B0 और C4 -1 हो तो ABC के केंद्र का निर्देशांक, तो केंद्र का निर्देशांक यानी x बराबर हो जाएगा, सबका पहला जोड़ेंगे 2 + 0 + 4/3 यानी कि 6/3 कट करके 2 हो जाएगा। x का निर्देशांक 2 हो गया। y का सबका लास्ट वाला जोड़ेंगे 4 + 6 और लास्ट में -1/3, तो 6 4 10 में से गया 9/3, 3 3 9। पहले में 2 आया, दूसरा में 3, 2,3 किस में है? बी में। बी आंसर हो जाएगा। n पदों वाले AP का योग n² है, n² + 2n + 1 है, तो उसका छठवां पद, ये nवां पद का नहीं दिया है, ये AP के n पदों का योग दिया हुआ है। अगर nवां पद रहता तो इसमें डायरेक्ट हम 6 भर देते n के जगह पर, तो मान निकल जाता, लेकिन n पदों का योग दिया हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट 6 नहीं भरेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, Sn बराबर Sn - Sn - 1, nवां पद के लिए फॉर्मूला है। तो Sn का मान दिया हुआ है, Sn - 1 निकाल लेंगे तो Sn का मान हमको मिल जाएगा 2n + 1। तो अब n यानी कि छठवां पद निकाल लेंगे, 2 × 6 + 1, 6 दूना 12 + 1 कितना हो गया? 13, 13वां पद हो गया। n पदों वाले AP का योग n² + 2n + 1 है, तो उसका छठवां पद 13 होगा। आते हैं 42 नंबर पे। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 9:25 हो जाएगा। क्षेत्रफल जब भुजा दिया रहेगा तो क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, त्रिज्या भी दिया रहेगा और क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, त्रिज्या दिया रहेगा और आयतन पूछेगा तो दोनों का क्यू कर देंगे, आ जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, बिंदु 4, -1 और बिंदु 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी? तो डिस्टेंस फार्मूला से हम निकाल लेते हैं। 4 - 2 का स्क्वायर अब प्लस -1 - 3 का स्क्वायर, तो 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर और -1 - 3 -4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 4 हो गया 20, 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5, 4 का वर्गमूल 2, लेकिन 5 का नहीं निकलेगा तो 5 को रूट में छोड़ देंगे। अब 2√5 देखेंगे, ये वाला 2√5 कौन से ऑप्शन में है? तो डी ऑप्शन में है, इसका डी होगा, इसका सी होगा। अब आते हैं 44 नंबर प्रश्न पे। समीकरण 2√2y² + 5y + √2 का विविक्त का डी निकालना है। तो इसमें ए का मान है 2√2, बी का मान है 5 और सी का मान है √2, तो डी बराबर होता है b² - 4ac। बी के जगह पर भर देंगे 5 का स्क्वायर -4, ए है 2√2 और सी है √2, 5 का स्क्वायर 25 और 4 दूना 8 और √2 में गुणा करेंगे तो 2 4 दूना 8 दूना 16, 25 में से 16 गया 9, 9 किस में है? ए में। 44 में जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए। 45वां नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 3, 4 और -3, 8 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 3 - 3/2 यानी कि 0/2, 0
और एक है कि 4 + 8/2 12/2, ये हो जाएगा 6। तो 0 और 6 किस में है? 0 पहले 0 तब 6, डी नंबर ऑप्शन में इसका ए था। अब आते हैं 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई। ये मीनार है, इसके पाद से यहाँ 30 डिग्री दे दिया है, उसके पाद से 21 मीटर की दूरी। 21 मीटर पाद माने पैर होता है, ए बी सी। तो पूछा है कि मीनार की ऊंचाई, यानी कि आधार दिया है, लंब निकालना है। तो लंब बटा आधार tan लगाएंगे, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी यानी कि 21। तो tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3, 1/√3। ए भी नहीं पता है, ए भी छोड़ देंगे, यही था 21। तो जब तीछा तीछी हम त्रिय गुणा करेंगे तो √3 ए बी बराबर 21, ए बी बराबर 21/√3, ए बी बराबर कितना आया था? 21/√3, 21/√3। तो √3 इसका मल्टी हम रेशनलाइज कर लेते हैं, तो 21√3/3 कट जाएगा, 3 सत्ते 21, यानी कि 7√3 किस में है? सी नंबर में। 46 का सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 47 नंबर प्रश्न है, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा, देखिए वृत्त कैसा हो, देखने में एक जैसा लगता है, भले एक की त्रिज्या 10 हो, दूसरे की 20 हो, एक की 5 हो, दूसरे की 7 हो, लेकिन वो हमेशा समरूप होते, सर्वांगसम नहीं हो सकता। कौशिक थीटा, अगला प्रश्न है कौशिक थीटा बराबर 5/√3। तो कॉट थीटा बराबर, कौशिक थीटा का मान है 5/√3। तो कॉट थीटा बराबर कितना होता है? कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉट थीटा निकलना है, तो हो जाएगा √अंडर कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें मान भर देते हैं, 5/3 का स्क्वायर माइनस 1। तो 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा 25/9 माइनस 1, यानी कि 25 - 9/9, 16/9, यानी कि 4/3। 4/3 जो होगा वही आंसर होगा, 4/3। अब दो प्रश्न और बचे हैं आज के वीडियो के लिए, 49 और 50। 49वां नंबर प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी एफ इस प्रकार है। एक ए बी सी हम बना लेते हैं, ए बी सी, और एक बना लेते हैं डी एक बना लेते हैं ए बी सी, और दूसरा बना लेते हैं डी ई एफ। तो जो है ए बी जो है, डी जो है ए बी का दुगुना है, तो ई एफ भी बी सी का दुगुना होगा। ई एफ भी जो होगा वो बी सी का 2BC हो गया, यानी कि 2 × 8 16। 16 किस में है? ए नंबर पे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही है? यदि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/3 से 60 × πr²। तो देखिए कितना घुमा के दिया है, तो C और D तो नहीं होगा क्योंकि r² नहीं है, θ/3 से 60 × πr² इसमें भी नहीं है। तो ये देखिए बी नंबर 2 से कट जाएगा, 720 तो 360 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा बी। इस प्रकार आज के वीडियो में मैंने कुल 50 प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव जो थे उनका हल किया, और बिल्कुल हम आपके सामने
सॉल्व कर कर के हल किए हैं। तो आप देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक नहीं समझ में आता है देखते रहिए। और मैं निश्चित कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो को देखिएगा तो आपके जो प्रश्न जो होंगे, अगर कहीं समझने में दिक्कत हो रहा हो, सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा हो, तो देखने से आपको लगेगा कि हाँ ये यहाँ फंस रहा था, अब सही हो रहा है। तो इसलिए वीडियो को देखना ना भूलें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जो बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। फिर कल के वीडियो में बाकी प्रश्नों को लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।